नमस्कार। मैं सरोज कुमारी, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम बीए पार्ट 3 के पेपर 2 के अंतर्गत टॉपिक नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, अर्थ एवं सिद्धांत पढ़ेंगे। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अर्थ एवं सिद्धांत, या जो मुख्य बातें हैं नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की, पढ़ेंगे। उन्नीस सौ 1974 में महासभा में एक प्रस्ताव पास किया गया और ये घोषणा की गई कि महासभा नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित करने का प्रयास करेगी या विश्व में नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि क्या अर्थ है, किसे कहते हैं नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था? तो नवोदित विकासशील देशों के मन में इस बात की उत्कंठा कि उनका आर्थिक विकास पूंजीवादी देशों की स्वेच्छा पर निर्भर न रहे, बहुराष्ट्रीय निगम उन्हें कच्चा माल उत्पन्न करने वाले उपनिवेश न माने, विश्व आर्थिक व्यवस्था का संचालन एक दूसरे की संप्रभुता का समादर, हस्तक्षेप तथा कच्चे माल पर उत्पादक राष्ट्र का पूर्णाधिकार उनके हितों के अनुकूल होने की संभावना है। यानी विश्व आर्थिक व्यवस्था में न्यायपूर्ण संबंध जो है स्थापित हों, विकासशील राष्ट्रों को सिर्फ कच्चे माल का निर्यात करने वाले राष्ट्र न समझा जाए और बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा उनका शोषण नहीं हो। विश्व के जो आर्थिक संबंध हैं वे न्यायपूर्ण हों, विकासशील राष्ट्रों के महत्व को भी विकसित राष्ट्रों द्वारा स्वीकार किया जाए, क्योंकि विकसित राष्ट्रों का जो विकास है, आर्थिक विकास है, उसमें योगदान विकासशील राष्ट्रों का भी है। आज भी विकसित राष्ट्रों को विकासशील राष्ट्रों की आवश्यकता है, क्योंकि कच्चा माल इन्हीं राष्ट्रों से मिलता है और तैयार माल के लिए जो बाजार है इन्हीं राष्ट्रों में उपलब्ध है, क्योंकि विकासशील राष्ट्रों की जनसंख्या संपूर्ण विश्व की 3/4 जनसंख्या इन्हीं राष्ट्रों में निवास करती है। तो तैयार माल के लिए बाजार और कच्चे माल की सप्लाई के लिए इन राष्ट्रों की, विकसित राष्ट्रों को आवश्यकता थी और आवश्यकता है। और विकसित राष्ट्रों का जो औद्योगिक विकास हो सका है उसमें विकासशील राष्ट्रों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इस बात को वो स्वीकार करें और विकासशील राष्ट्रों के महत्व को स्वीकारें, उनके साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार करें और बहुराष्ट्रीय जो निगम हैं, जो विकसित राष्ट्रों के ही हैं, इन राष्ट्रों के साथ, इन विकासशील राष्ट्रों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार उनका नहीं हो, उनका शोषण नहीं हो, न वो औपनिवेशिक शोषण से उनकी मुक्ति हो। तो कई उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए विकासशील राष्ट्रों द्वारा नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना की मांग निरंतर की जाती रही है और महासभा में भी 1974 में इस प्रकार का प्रस्ताव ला करके संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी घोषणा की कि विश्व जो है नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित करने का प्रयास करेगा और विश्व संगठन इसमें अपनी भूमिका, सकारात्मक भूमिका का निर्वाह करेगा। अब क्वेश्चन आता है कि इसके कौन से मुख्य सिद्धांत हैं, क्या मांगे हैं, या कुछ किन किन सिद्धांतों पर नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं राष्ट्र। उसमें पहला है खनिज पदार्थों और समस्त प्रकार के आर्थिक क्रियाकलापों पर किसी राष्ट्र की संप्रभुता की स्थापना करना। खनिज पदार्थ और समस्त प्रकार के आर्थिक क्रियाकलापों पर किसी राष्ट्र की संप्रभुता स्थापित करना।
जिस राष्ट्र के संसाधन हैं उसकी संप्रभुता स्वीकार की जाए। दूसरा है कच्चे माल की कीमत को घटाने बढ़ाने की प्रवृत्ति का निरोध तथा कच्चे माल और तैयार माल की कीमतों में ज़्यादा अंतर नहीं होना। कच्चे माल की कीमत को घटाने बढ़ाने की प्रवृत्ति रहती है विकसित राष्ट्रों की, उसे कम किया जाए, और कच्चे माल और तैयार माल की कीमतों में अधिक अंतर होता है जो कि नहीं होना चाहिए। कम से कम अंतर, इनमें गैप कम से कम होना चाहिए। विकसित देशों के साथ व्यापार की वरीयता का विस्तार। विकसित जो देश हैं उनके साथ व्यापार की वरीयता का विस्तार किया जाए। वो लिमिटेड नहीं होना चाहिए, उसका विस्तार होना चाहिए। सब राष्ट्रों के साथ न्यायपूर्ण व्यापार होना चाहिए। आगे आता है विश्व मुद्रा व्यवस्था में सामान्यीकरण करना। विश्व मुद्रा व्यवस्था में सामान्यीकरण किया जाना चाहिए। यानी विभिन्न राष्ट्रों की जो मुद्रा है उसमें कीमत में बहुत अंतर पाया जाता है। कोशिश की जाए कि यह असंतुलन कुछ कम हो। आगे आता है विकासशील देशों द्वारा उत्पादित औद्योगिक माल के निर्यात को प्रोत्साहन देना। क्या है कि विकासशील राष्ट्र जो हैं वो केवल आयात पर अधिक निर्भर रहते हैं, उनके निर्यात को विकसित राष्ट्र भी महत्व नहीं देते, और विकासशील राष्ट्र भी एक दूसरे का इस मामले में विशेष सहयोग नहीं करते। तो विकासशील देशों द्वारा जो उत्पादित औद्योगिक माल है उसके निर्यात को प्रोत्साहन मिलना चाहिए ताकि उनकी राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो और वे राष्ट्र जो है विकास कर सकें। आगे का उद्देश्य है, आगे का सिद्धांत इनका है विकासशील देशों तथा विकसित देशों के मध्य तकनीकी उत्थान की खाई को पाटना। विकासशील और विकसित देशों के मध्य तकनीकी खाई है। विकसित राष्ट्र तकनीकी दृष्टि से सर्वशक्तिशाली हैं, परमाणु संपन्न राष्ट्र भी हैं, औद्योगिक तकनीक भी उनके पास सबसे परिष्कृत है। इसीलिए उन राष्ट्रों ने अपना विकास कर लिया है। आर्थिक दृष्टि से वो समृद्ध और महाशक्तियाँ, समृद्ध राष्ट्र हैं, महाशक्तियाँ वो बन चुके हैं। विश्व की अर्थव्यवस्था को वे नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो उसका एक कारण यह है कि उन्होंने जो तकनीकी प्रगति की है, और जो विकासशील देश हैं उनकी तकनीक आधुनिक नहीं है, इसीलिए औद्योगिक उत्पादन भी उनका महंगा पड़ता है, और सैनिक और परमाणु दृष्टि से भी वो राष्ट्र संपन्न नहीं है, कमज़ोर कहलाते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इसलिए विकसित और विकासशील देशों में आर्थिक के साथ साथ तकनीकी खाई भी है, इसको पाटा जाना चाहिए। आगे का सिद्धांत है विकासशील देशों पर वित्तीय ऋणों के भार को कम करना। विकासशील देश ऋण से दबे हुए हैं, विकसित राष्ट्रों से इन्हें ऋण लेना पड़ता है अपने आर्थिक विकास के लिए, अपने तकनीकी विकास के लिए, जनता के कल्याणकारी कार्यों को लागू करने के लिए, विभिन्न योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और ये कर्ज के चक्रव्यूह में इस प्रकार से फंस जाते हैं कि अपना विकास भी नहीं कर पाते हैं। और विकसित राष्ट्रों से जब ये वित्तीय भार में दबे रहते हैं तो उनकी नाजायज़ शर्तों को भी इनको स्वीकार करना पड़ता है, और इनकी अर्थव्यवस्था विकसित राष्ट्रों के हाथ में आ जाती है। अर्थव्यवस्था के साथ साथ राजनीतिक व्यवस्था भी विकसित राष्ट्रों के नियंत्रण में रहती है। तो कोशिश ये की जानी चाहिए कि विकसित राष्ट्र विकासशील देशों को
कम ब्याज पर ऋण दें और उसके साथ सख्त शर्तें न लगाएं। कुछ उदार शर्तों के साथ उनको ऋण दें ताकि ये राष्ट्र जो है विकसित हो सके और अपना विकास भी कर सकें और कर्ज भी समय पर चुका सकें। आगे इनके सिद्धांतों में आता है बहुराष्ट्रीय निगमों की गतिविधियों पर समुचित नियंत्रण लगाना। बहुराष्ट्रीय निगम एक समय था जब साम्राज्यवादी शक्तियां अन्य राष्ट्रों में जाकर के अपना साम्राज्य कायम किया करती थी, लेकिन आज वह राजनीतिक साम्राज्य, सैनिक साम्राज्य का युग नहीं है। आजकल आर्थिक साम्राज्य का युग है। तो साम्राज्यवाद जो कभी हुआ करता था, आज उसका नया रूप विश्व के सामने देखने को मिलता है और उसको नव उपनिवेशवाद हम कह सकते हैं। नव उपनिवेशवाद आर्थिक साम्राज्य कायम करने का युग है। तो नव उपनिवेशवाद आर्थिक शोषण इसे होता है। प्रमुख विकसित राष्ट्रों की ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां संपूर्ण विश्व में कार्य करती हैं। विश्व के 7-8 राष्ट्रों की ही कंपनियां संपूर्ण विश्व के व्यापार को नियंत्रित किए हुए हैं और संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था इनके ही नियंत्रण में रहती है। वास्तविकता यह है कि विश्व के 80% संसाधन आज भी 20% राष्ट्रों के पास हैं। 20% विश्व की आबादी के हाथ में 80% संसाधन हैं और जो 80% आबादी है विश्व की, उनको 20% जो है 20% आर्थिक संसाधन ही उपलब्ध हैं। तो ये जो विकास की इकाई है यह बढ़ती जा रही है और आज जो उपनिवेशवादी शक्ति के रूप में जो कार्य कर रहे हैं वो बहुराष्ट्रीय निगम हैं। ये उन राष्ट्रों में जहाँ जहाँ ये काम करते हैं उनको अपने हिसाब से चलाने का प्रयास करते हैं और बहुराष्ट्रीय निगमों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से इन राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था नियंत्रण में रहती है। इन राष्ट्रों की राजनीतिक व्यवस्था भी नियंत्रण में रहती है और यहाँ तक कि इन राष्ट्रों में सामाजिक और सांस्कृतिक जो नियंत्रण है, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यापार भी बढ़ रहा है। संस्कृति तक को, समाज और संस्कृति को भी ये बहुराष्ट्रीय निगमों के माध्यम से प्रभावित किया जाता है। पश्चिमी जो राष्ट्र हैं उनकी सांस्कृतिक जो विरासत है वो इन राष्ट्रों में पहुंच रही है और इनकी स्वयं की संस्कृति लुप्त होती जा रही है। तो आज का जो उपनिवेशवाद है वह पुराने समय के साम्राज्यवाद से भी ज़्यादा एक तरह से बुरा है और इससे आर्थिक साम्राज्य के साथ साथ सांस्कृतिक और सामाजिक साम्राज्य भी इन शक्तिशाली आर्थिक राष्ट्रों का, आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली राष्ट्रों का आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक और सांस्कृतिक साम्राज्य भी कायम हो रहा है। इसलिए नव उपनिवेशवाद पुराने उपनिवेशवाद से भी घातक हो रहा है। बहुराष्ट्रीय निगमों की गतिविधियों को नियंत्रित करना भी नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का उद्देश्य है कि ये राष्ट्र जो है, ये विकासशील राष्ट्र अपनी सभ्यता और संस्कृति की रक्षा करते हुए अपने साधनों को ध्यान में रखते हुए अपना एक आर्थिक विकास का स्तर प्राप्त कर सकें ताकि इनको मनमानी शर्तों के सामने झुकना न पड़े। ये आत्मसम्मान के साथ अपने जनता की उम्मीदों को पूरा करने में सक्षम हो सकें। तो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था एक बहुत ही आधुनिक मांग है संपूर्ण विश्व की और विशेष तौर पे जो विकासशील राष्ट्र हैं उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, आर्थिक दृष्टि से उनका जो शोषण हो रहा है विकसित राष्ट्रों द्वारा, उसको कम से कम करने का उद्देश्य जो है नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का है ताकि विश्व में आर्थिक दृष्टि से न्यायपूर्ण संबंध कायम हो सकें, ताकि विश्व में प्रत्येक नागरिक को एक अच्छा जीवन स्तर जीने का मौका उसे मिल सके। तो नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बहुत ही व्यापक उद्देश्यों को लेकर चलती है। संपूर्ण मानवता के हित में
इसकी स्थापना संपूर्ण मानवता के हित में है। धन्यवाद।